हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फिजिक्स जो लाइट चैप्टर है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसके कुछ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आपके एग्जाम्स वगैरह में भी पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, हमको कहीं से एक क्वेश्चन मिला है तो कुछ बच्चे ने कहा था कि इसको थोड़ा डिस्कस कर दीजिए, तो बता देते हैं। कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझाएं। आप कितना समझ पाइएगा तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर समझ जाइएगा तो प्लीज़ बताइएगा। तो देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन, ये जो सारा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और ये इमेज फॉर्मेशन पे क्वेश्चन है मिरर के केस में। हम तीनों क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। आपने पढ़ा भी होगा, आपने सीखा भी होगा। एक बार हमसे भी देखिए और कैसा लगता है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है लाइट रे एंटरिंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि जो रिफ्रैक्शन होता है ना दोस्तों, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, कोई जो लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाता है। रिफ्रैक्शन में ये होता है, हम रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन देख रहे हैं। मीडियम ए हमारा ये है, मीडियम बी हमारा ये है। तो सिमिलरली यही कर रहा है कि लाइट ए जो है, ये इंसिडेंट लाइट ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए। लाइट रे एंटरिंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। देखिए, यही इंपॉर्टेंट बात है, आपने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक बार लाइट या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है या एक बार नॉर्मल से दूर चला जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा दो केस रिफ्रैक्शन का ना, दो केस पढ़ा होगा। रिफ्रैक्शन का दो केस पढ़ा होगा, एक बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, और एक बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक बार नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, एक बार नॉर्मल से दूर चल जाता है। तो ये कब, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है? तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब कोई मीडियम, जब कोई लाइट रे रेयर से डेंसर की तरफ, ये रेयर मान लेते हैं, ये डेंसर मीडियम हम मान लेते हैं, रेयर से डेंसर की तरफ जाता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। और जब डेंसर से रेयर, मान लीजिए ये हमारा डेंसर है और ये मीडियम हमारा रेयर है, जब डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल से दूर चला गया, ये नॉर्मल की तरफ आ गया है। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो पहले इससे हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हमसे जो पूछा हम बना देंगे। एक और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लाइट रे एंटरिंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। ठीक, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। हमको मीडियम बी का ए के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप जानते हैं कि एन से रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, या म्यू से, लेकिन एनसीईआरटी एन से रिप्रेजेंट करती है, तो हम भी यहाँ पर एन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखिए आराम से इस क्वेश्चन को देखिए। पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा मान लीजिए एक मीडियम ए है, ये मीडियम बी है, ये मीडियम ए है और ये मीडियम हमारा बी है। ठीक, रेयर डेंसर की बात नहीं कहा है आपको, क्वेश्चंस में यहाँ बताया कि बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, इससे आपको समझना पड़ेगा। तो किसी को हम रेयर, किसी को डेंसर मान सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, बस क्वेश्चन के माध्यम से आगे चलेंगे। देखिए, लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, एंटरिंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, ए से बी की तरफ जा रहा है। तो लाइट को आप ए से बी की तरफ ले चलिए। ये इंसिडेंट रे आया, ये हमारा इंसिडेंट रे है। अगर ये मीडियम नहीं होता, ये जो बीच में दोस्तों बाउंड्री नहीं होता ना, तो ये क्या सीधे चला जाता, लेकिन बाउंड्री है, अगर ये सीधे जाता तो कुछ इस प्रकार से जाता, लेकिन बाउंड्री होने के कारण यहाँ पर लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्ट कर जाएगा। तो हम जानते हैं कि रिफ्रैक्शन के बाद लाइट कहाँ जाता है, अवे फ्रॉम टुवार्ड्स द नॉर्मल। यहाँ कह रहा है कि बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल की तरफ चला जाता है, नॉर्मल की तरफ आ गया। जाना चाहिए था इसको इधर, इस डॉट डॉट पे जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि रिफ्रैक्शन हुआ है तो ये नॉर्मल की तरफ आ गया। ये हमारा नॉर्मल पॉइंट है। ठीक, इंसिडेंट रे हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये आई हो गया, ये हमारा आर हो गया। ये जो क्वेश्चन कर रहा था हम बस वो कर दिए हैं कि लाइट एंटरिंग फ्रॉम मीडियम ए मीडियम से लाइट एंटरिंग किया और बी की तरफ गया, और साथ ही साथ ये क्या गया, बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। अब देखिए, लाइट नॉर्मल की तरफ कब मुड़ता है, लाइट नॉर्मल की तरफ तब मुड़ता है जब लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाता है। इसका मतलब ये मीडियम हमारा क्या है, रेयर है। ए का जो मीडियम है वो रेयर है और बी का जो मीडियम है ये डेंसर है। इतना तो पता कर सकते हैं, ये तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कि नॉर्मल की तरफ गया है या नॉर्मल से दूर गया है, इससे हम ये पता कर सकते हैं लाइट रेयर से डेंसर में गया कि डेंसर से रेयर में गया। बस हो गया। अब हमसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, तो बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हम मान लेते हैं बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन बी होगा, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, एन ए होगा। हमको नहीं पता है क्या है, हमसे यही पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी। पहली बात तो यही बच्चा नहीं समझ पाता है कि किसको ऊपर मिले, ए को ऊपर मिले कि बी को ऊपर मिले। तो कोई बात नहीं, आप आराम से देखिए ना, जो कह रहा है वो कर दीजिए।
द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी का पूछ रहा है तो बी को ऊपर रखिए, जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखिए, एन बी विथ रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको नीचे रखिए। ए के रिस्पेक्ट में पूछा है तो ए रख दिया, हमसे ये पूछ रहा है। इसी को एनसीईआरटी कैसे लिखती है, एनसीईआरटी इसी को एन बी अपॉन एन बी ए लिख देता है। कहीं के ऊपर लिखा था N21, इसको कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, सिंपल है, ठीक है, ऐसे हम पढ़ सकते हैं। हमसे एन बी अपॉन एन ए पूछ रहा है, एन बी अपॉन एन ए पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी अपॉन मीडियम ए, हमको नहीं पता है। वैल्यू अगर देता आराम से रख देते आंसर आ जाता, लेकिन नहीं पता है। देखिए इतना तो पता होगा, रेयर क्या है, रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, डेंसर का ज़्यादा होता है। एयर क्या हुआ, रेयर हुआ, और हमारा ग्लास क्या हुआ, डायमंड क्या हुआ, वाटर क्या, डेंसर मीडियम हो गया। जब भी आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पढ़ा होगा तो जितना भी ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से तो ज़्यादा ही होता है, मतलब डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। मतलब इतना तो कह सकते हैं एन बी इज़ ग्रेटर देन एन ए, एन बी होगा एन ए से ज़्यादा होगा। अब कोई भी वैल्यू रख दीजिए, ज़्यादा कम में रखना है ना, एन बी को आप 10 मान लीजिए, कुछ भी आपको जो इच्छा हो ज़्यादा कम करके मान लीजिए। एन बी को आप 10 मान लीजिए और एन ए को 2 रख लीजिए। आप रखिए, इसका वैल्यू रख दीजिए। हम मान लेते हैं कि एन बी हमारा 10 है और एन ए हमारा 2 है, बस इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, 5। ये 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है, हम ऑप्शन तो हमारा यही चेक करना है कि हमको बताने कि आंसर 1 आएगा कि ग्रेटर देन 1 आएगा कि लेस देन 1 आएगा कि नन ऑफ द एबव आएगा। तो आंसर हमारा ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा रहा है ना, तो हमारा क्या होगा, आंसर 5 आ रहा है तो आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन 1। 1 से ज़्यादा है कुछ भी आएगा, 1.5 भी आ सकता है, 1.2 भी आ सकता है, 1.7 भी आ सकता है, जो भी आएगा 1 से ज़्यादा ही आएगा तो ग्रेटर देन 1। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन जो कह रहा था वो हम कर दिए, बस हो गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, और आगे भी पूछा जा सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। अब दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है। विथ रिस्पेक्ट टू, जब भी लिख देता है बच्चा थोड़ा घबरा जाता है कि ऊपर में किसको रखें, कुछ नहीं, जिसका कह रहा है उसको ऊपर में रखिए, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा है उसको नीचे रखिए। बस एक बार क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.6। देखिए डायमंड का दिया है ग्लास के रिस्पेक्ट, मतलब एन डी अपॉन एन जी दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। इसी को हम एनसीईआरटी एन डी एन जी लिखता है, एन डी जी लिखता है। मतलब इसको कैसे पढ़ेंगे, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसको ऐसे हम पढ़ेंगे। ये लिखिए या ये लिखिए, बात बराबर ही है। वो दिया है हमको 1.6, मतलब एन डी अपॉन एन जी, ये हमको दिया है 1.6, लिख लीजिए। फिर देखिए, एंड एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, किसी का भी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको अगर पता हो, किसी का 1 होता है, किसी का 2.2/3 होता है या 3/2 होता है ना, वो उसका एयर के रिस्पेक्ट में होता है। एयर के रिस्पेक्ट में जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये क्या होगा, एन डी अपॉन एन जी, ये क्या है, रिलेटिव, इसको कहते हैं रिलेटिव, किसी के रिस्पेक्ट में निकालते उसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव आ रहा है। ये जो दिया है एन डी अपॉन एन जी, ये रिलेटिव दिया हुआ है। तो हमको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना कर रहा है, 1.5, मतलब एन जी कितना है, 1.5 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई मतलब क्या होता है, यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, अपने सर बताए होंगे आपको, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नीचे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो यूनिट उसका कट जाएगा। तो 1.5 है। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड, मतलब हमसे एन डी पूछा है, एन डी पूछा दोस्तों, एन डी पूछा है, बड़ा ही सिंपल है। यहाँ से चलिए, एन डी अपॉन एन जी हमको कितना दिया है, 1.6, ठीक। एन डी हमसे पूछा है, एन डी को एन डी रख लीजिए। एन जी कितना दिया है, एन जी दिया है 1.5 है, 1.5 रख लीजिए। यहाँ पे इक्वल टू कितना है, 1.6 है, 1.6 रख दीजिए, आपका एन डी का वैल्यू आ जाएगा। एन डी इक्वल्स टू 1.6 इंटू 1.5, ये कितना हो गया, 16×5 80, 16×8 24, और डेसिमल जाएगा 2 अंक के बाद। तो एन डी कितना हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना हो गया, 2.4। अकेला जो निकलता है ना, इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अकेला आया तो उसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या हो गया, 2.4, आंसर। बड़ा ही सिंपल है, अच्छे से समझ लीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर का। देखिए इतना सारा ताम झाम करना पड़ता है तब जाके आपको 1 नंबर मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है बड़ा ही जद्दोजहद करना पड़ता है। अब हायर क्लास में है ना, बच्चा क्लास में है नहीं कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाल, ये सब कर लेंगे, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात जो कहा है उसको लिखते जाइए, आराम से पेन चलाइएगा ना, पेन नहीं रुकना चाहिए, पेन चला तो क्वेश्चन है कि हाफ डन हो जाता है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, जैसे ही किसी के रेस्पेक्ट में बोले तो रेस्पेक्ट वाला चीज़ नीचे कर देंगे और जिसका कहेगा उसको ऊपर कर देंगे, सिंपल है। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बोल सकते हैं, हम फिर से इस पर अगर कहीं प्रैक्टिस क्वेश्चन करा देने के लिए तो हम करा देंगे। बहुत सारा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और क्वेश्चन ऐसा पूछता है। अब देखिए मिरर से फॉर्मूला है,
क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप हायर क्लास में जैसे जा रहे हैं ना, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा समझिए कि बहुत ईजी होता है। उसको अगर टफ बनाना होगा तो एक लाइन में लिख देगा, क्वेश्चन टफ हो गया। अब बड़ा जितना क्वेश्चन है उसको जरूर अप्रोच कीजिए, बस पढ़ने भर की देरी है, पेन चलाने भर की देरी है, वो क्वेश्चन हाफ डन ऐसे ही हो जाता है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। यहाँ से क्या पता चला, एक कनकेव मिरर है, उसके सामने एक 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो पहले जो दिया है वो सो लिख लीजिए। हमारे पास एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर, जिसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 4 सेंटीमीटर, लिख लिए। इज प्लेस्ड एट, ये जो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया 25 सेंटीमीटर इन पर द कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के सामने 25 सेंटीमीटर पे, मतलब यू दिया है। और जानते हैं कनकेव मिरर के केस में यू कितना हो जाता है दोस्तों, माइनस का 25 सेंटीमीटर, यू माइनस हो जाता है। फोकल लेंथ बता दिया है, अब द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ये जो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है 15 सेंटीमीटर। तो कनकेव मिरर का फोकस क्या हो जाता है, माइनस में आ जाता है, क्योंकि इसके सामने होता है माइनस का 15 सेंटीमीटर। सिंपल। कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, मिरर के कितनी दूरी पर कोई स्क्रीन को रखा जाए। क्योंकि स्क्रीन रखने की बात हो रही है, इसका मतलब रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे ही बनता है। हमारे आंख में जो इमेज रेटिना पे बनता है ना, रेटिना क्या है, एक पर्दा है, स्क्रीन है, ठीक है। तो एक यहाँ से हम कह सकते हैं कि रियल इमेज बनेगा। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज एंड फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। कह रहा है कि आप तो वी निकालिए कि इमेज कहाँ बनेगा। ऑब्वियसली तो जहाँ इमेज बनेगा वहीं तो हम स्क्रीन रखेंगे। साथ ही साथ नेचर निकालना है। नेचर में हमको क्या बताना है, नेचर में बताना है कि वो रियल है कि वर्चुअल है। साथ साथ मैग्नीफिकेशन उसका क्या है, मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा है, 1 से कम है, मतलब डिमिनिश्ड इमेज बनेगा कि हमारा लार्ज इमेज बनेगा, ये सब हमको बताना है। बड़ा ही सिंपल है। पहले तो अगर आपको कनकेव मिरर का सारा अगर चीज़ पता हो कि कहाँ पर रखने पर कैसा इमेज बनता है, तो वहाँ से ही पता कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। देखिए बताते हैं हम आपको, अच्छे से चलिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा तो बड़ा ही सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लेते हैं हमारा कनकेव मिरर दोस्तों, कनकेव मिरर है, यहाँ मान लेते इसका फोकस है, और यहाँ क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस का दुगना हो जाता है। फोकस हमारा कितना है, माइनस का ये 15 है, और ये कितना है 30 हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है 25 पे, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के 20 पे रखा गया है, बीच में यहाँ रखा गया ऑब्जेक्ट कहीं हमारा यहाँ पर। आप देखिए, आपको याद हो, अगर याद हो नेचर ऑफ मतलब कहाँ इमेज बनता है ना, तो ऑब्जेक्ट को जब भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनता है, बड़ा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। आप बना के भी देख सकते हैं। एक रे ऐसे गया और सीधे फोकस से होकर गुजरेगा, गया और फोकस से होकर गुजरा, इस प्रकार से थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ठीक है। दूसरा रे कैसे जाएगा, दूसरा रे को आप सीधे मिरर पे डालिए, मिरर पे गया दूसरा रे, और वो किसी न किसी एंगल बनाते हुए वो ऐसे आएगा। तो उसका इमेज देखिए यहाँ पर बना है, इमेज यहाँ पर बना है। तो इमेज कैसा बना है, इन्वर्टेड बना है, बड़ा बना है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका वी का वैल्यू जो भी आएगा, जो भी वी आएगा दोस्तों, वी आएगा आपका 30 से तो ज़्यादा ही आएगा, 30 से ज़्यादा, नेगेटिव में ज़्यादा आना चाहिए। मतलब 30 के 31, 32, 33, 34, 35 जो भी 30 से ज़्यादा आएगा नेगेटिव में आना चाहिए, ठीक है। इमेज हमारा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको निकालिए आराम से। मिरर फॉर्मूला में आप जानते हैं 1/f क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, ये है मिरर का फॉर्मूला। हमको निकालना है, v निकालना है, ठीक है। आराम से रख दीजिए ना सब चीज़। 1/f कितना दिया है, 1/-15 इक्वल्स टू 1/v का 1/v रख दीजिए, हमको निकालना है, प्लस 1/u कितना दिया है -25। ओके, ये कितना हो गया, -1/15, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि 1/25 को, ये 1/25 है दोस्तों, ये जो 1/25 है ना, इसको हम चाहते हैं कि इधर ले आएँ, डिजिट वाले को सबको इधर ले आएँ, इक्वल्स टू को इधर, तो ये माइनस है तो इधर आ गया 25, 1/25। एक मिनट, इधर हो गया 1/25, इधर क्या बच गया 1/v बच गया, ठीक है। आप क्या करना है, आप तो वही एलसीएम लीजिए, काम कीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 25-15 का 75, एलसीएम हो गया 75, 15×5 = 75, तो -5 प्लस 25 या 75 तो 3 इक्वल्स टू 1/v, ठीक। यहाँ से कितना आ गया, -5 प्लस 3 -2/75 इक्वल्स टू 1/v। पलट दीजिए, पलटने पर क्या होगा, v इक्वल्स टू कितना हो गया 75/2, माइनस ऊपर ही रहेगा, ऑब्वियसली बात है। ये कितना हो गया 37.36 × 72
37 दूना 74, 37.5 कितना माइनस का 37.5। देखिए 31 से ज़्यादा है ना वैल्यू, हम बताए ना 32, 33, 35, मतलब जो भी 31 से ज़्यादा होना चाहिए, नेगेटिव में तो आएगा ही, क्योंकि रियल इमेज की बात कर रहा है। और हम देखे भी थे इस साइड इमेज बन रहा था, इमेज हमारा इस साइड बन रहा है, इमेज इस साइड बनता है, जब भी सी के इधर बनता है तो इमेज हमारा क्या बनता है, बड़ा बनता है, और रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है। तो रियल इन्वर्टेड हम कैसे निकालेंगे, तो मैग्निफिकेशन से पता चलता है। तो यहाँ तक दोस्तों हमारा v निकल गया है। v आप तो या तो ये लिखिए, v हमारा क्या हो गया, या तो 75 माइनस 75/2 या 37.5 माइनस का। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हमसे मैग्निफिकेशन पूछा, मतलब नेचर ऑफ इमेज पूछा है। तो नेचर ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, नेचर ऑफ इमेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पहले मैग्निफिकेशन निकाल दीजिए, आराम से फॉर्मूला रखिए, -v/u, m बराबर माइनस वी कितना आया है, माइनस का 37.5 या माइनस का 75.2 लिख रख दीजिए, ये रख दिया, अपन यू कितना है दोस्तों, यू देखिए यहाँ पर है, यू आपका यहाँ पर है माइनस का 25, ये हो गया माइनस का 25। इस माइनस से इस माइनस को हम काट दिए, m बराबर हमारा क्या हो गया, माइनस का 75/2, और ये 25 उठ के यहाँ चल जाएगा, ऑब्वियसली बात है। अगर इस प्रकार के कैलकुलेशन में 25 यहाँ पर कहाँ कैसे चला गया है, तो इस सब चीज़ में अगर दिक्कत है ना, ये सब छोटी छोटी दिक्कत है, और यही चीज़ आपको आगे परेशान करेगा, होता है, और स्वाभाविक है। अगर प्रॉब्लम है तो आपको बोलना चाहिए, सीखना चाहिए, ये सब चीज़ कैसे हो गया कमेंट में बताइएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा इसको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सीखिए, क्योंकि यही सब चीज़ एग्जाम में आपको परेशान कर सकता है। फार्मूला सबको आते रहता है, कहाँ इमेज बनेगा सब बता सकता है, लेकिन जाके आगे कैलकुलेशन में फंस जाता है, क्योंकि बेसिक चीज़ें सब नहीं पता होता है ना, टीचर वगैरह नहीं बताते हैं, क्लास में उनको उतना टाइम नहीं रहता है, या तो आजकल तो मोटो जानते ही हैं, बस बिजनेस ओरिएंटेड काम चल रहा है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। खैर देखिए 25 या 75, ये कितना हो गया, -3/2, या इसी को लिख देते हैं 1.5 माइनस का। माइनस क्या बताएगा, इमेज हमारा रियल बना है, और रियल जब भी होता है तो इन्वर्टेड होता है, और 1 मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा है ना, 1 से ज़्यादा है, 1.5 आया है। मैग्निफिकेशन जब भी 1 से ज़्यादा होता है तो हमारा इमेज कैसा होता है, इनलार्ज होता है, इनलार्ज्ड। तो नेचर ऑफ इमेज हम क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज अगर हमको लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे हम, इनलार्ज्ड रियल इन्वर्टेड, कहाँ बना है, टुवार्ड्स द अवे फ्रॉम सी, इमेज बना है हमारा अवे फ्रॉम सी, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, v बराबर 37.5 माइनस का 37.5, ये सब लिख सकते हैं। तो ये पूरा कैलकुलेशन हुआ। ठीक है दोस्तों, आई थिंक हमने अच्छे से बताने की कोशिश की, आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन डाउट हो आपका फिजिक्स का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना व्हाट्सअप लिंक डाल देंगे, आप वहाँ पे हमको बता सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं कि सर इस पोर्शन को एनसीईआरटी का है तो इस पोर्शन का, या कोई आपके पास भी कोई साइड बुक है, अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ बताइए। ठीक है, जितना बताइएगा ना आप चीज़ें डिस्कस कीजिएगा, उसी से आपकी समस्याएं समाधान होगा। अदरवाइज चीज़ें धरा का धरा रह जाएगा, और आप जैसे जैसे ग्रो कीजिएगा, ऊपर बढ़िएगा, तो वही चीज़ आपको जो चीज़ आप एकदम अपने अंदर दबा के रखे थे वो नासूर हो जाएगा, कैंसर बन जाएगा, वो आपको फिर बाद में प्रॉब्लम करेगा। तो बोलिए, जो भी प्रॉब्लम है बोलिए, हर चीज़ का समस्या का समाधान है, बस आप बोलते नहीं है ना, आपको एकदम डरा के रखा जाता है, तो वहाँ तो प्रॉब्लम होगा ही। तो इसमें आप भीरू दब्बू भोदू बन जाइएगा। ठीक है, आपको मतलब एक प्रकार से शिक्षा का मतलब क्या होता है, शिक्षा का मतलब यही होता है कि आप समाज में जाके खुल के बोल सके, अपनी विचारधारा को रख सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जैसे आप अपनी बात को नहीं रखिएगा तो यहाँ पर एक से एक है दबाने वाला, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, आपका क्या अवसर हो रहा है, वो अपने बस उसका ग्रोथ होना चाहिए, बाद बाकी कोई बाहर में जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर ये चीज़ें तो आप सब जानते ही हैं, बताइएगा हम हैं। थैंक यू दोस्तों, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।